नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जीवन में कुछ लोग सफलता के शीर्ष बिंदु पर पहुंच जाते हैं, यानी सफलता की उस ऊंची बुलंदी को छू जाते हैं जो बाकियों के लिए एक सपना या एक ख्वाब बनकर रह जाती है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग सफलता का मुंह भी नहीं देख पाते और कुछ लोग सफलता के उस चोटी तक नहीं पहुंच पाते जो उनकी क्षमता है या जो उनका पोटेंशियल है। तो क्या इसके पीछे कोई खास कारण है? तो इसका जवाब है हाँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सामान्य ज्ञान। मैं हूं अमित कुमार। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे सफल लोगों की वो 10 आदतें जो उन्हें भीड़ से अलग करती हैं, उन्हें अपने जीवन में सफल बनाती हैं। और इन आदतों को अपनाकर आप भी अपने जीवन में वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जीवन में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो क्या है कि एक लाइफ का, आपके जीवन का एक रोड मैप होना चाहिए। रोड मैप, अब मैं ये नहीं कहता कि रोड मैप बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो, लेकिन आपको एक आकलन कर लेना चाहिए अपने जीवन में। कहने का मतलब है कि आप 15 की आयु में हैं, 20 की आयु में है या 30 की आयु में है, इवन 40 की आयु में है। तो आपकी आयु कुछ भी रही, जब आपकी समझ इतनी हो गई है कि आप जीवन को, जिंदगी को समझने लगे हैं, तो आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि हाँ, मैं इस उम्र के पड़ाव पर ये करूंगा या करूंगी। उम्र के इस पड़ाव पर मुझे ये मिल जाना चाहिए। उम्र के इस पड़ाव पर मेरा ये प्लान होगा, लाइफ का ये गोल होगा। उसको अचीव करने के बाद आगे का रोड मैप आपके दिमाग में होना चाहिए। तो इन सब के लिए जो सफल व्यक्तियों में जो सबसे जरूरी बात देखी गई है वो है कि उनका लक्ष्य स्पष्ट होता है। ठीक वैसे ही आपको भी अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट रखना चाहिए। देखिए, मान लेते हैं आप एक किसी सफर पर निकले, और सफर पर निकले तो अगर आपको पता है कि मुझे उस गंतव्य स्थान पर, उस डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, तो आप क्या करेंगे कि उस गति में, मान लेते हैं आप खुद से ड्राइव कर रहे हैं या अपनी कार है या किसी और दूसरे यातायात के साधन को लेंगे, तो क्या होगा कि जैसे ही आपको डेस्टिनेशन का पता होगा, अपने मंजिल का पता होगा, तो आप उसके ओर बढ़ेंगे। लेकिन आप ऐसे ही यूं ही रास्ते पर निकल गए, आपको मंजिल का पता ही नहीं, तो आप रास्ते पर भटकते रह जाए। तो ठीक वैसे ही जीवन में भी लक्ष्य का बहुत बड़ा रोल है। आपको अपना लक्ष्य स्पष्ट करना चाहिए। आप दुनिया में जितने भी सफल लोग देखेंगे, उन सब ये बात कॉमन देखी गई है कि उनका लक्ष्य स्पष्ट होता है। उन लगभग वो ऑलमोस्ट एक रोड मैप तैयार कर चुके होते हैं कि मुझे ये बनना है। मान लेते हैं आपको एक साइंटिस्ट बनना है, आपको एक डॉक्टर बनना है, आपको एक आईएएस अधिकारी बनना है, या आपको देश का प्रधानमंत्री बनना है, या और किसी क्षेत्र में सफल होना है। तो आपको ये लक्ष्य तय करना होगा कि आखिर मुझे जीवन में चाहिए क्या, और क्या चाहिए वो जरूरी है, साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि कब तक चाहिए। मान लेते हैं आपने देखा होगा कि ज्यादातर, जैसे आप आईएएस बनना चाहते हैं तो उसकी एक उम्र है, एक समय सीमा है। अगर आप एमएलए एमपी का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो उसकी एक उम्र सीमा है कि आप 25 के होंगे तो ही लोकसभा का सदस्य बन सकते हैं, 30 के होंगे तो ही राज्यसभा का सदस्य बन सकते हैं। तो ये एक उम्र है। तो आपको क्या करना है, ठीक अपने उम्र के हिसाब से एक लक्ष्य तैयार करना है। जैसे अमूमन आज 15 से 16 वर्ष में आप 10वीं की परीक्षा पास कर लेते हैं, 17 के आसपास आप 12वीं यानी इंटरमीडिएट हो जाते हैं, और 20 या 21 तक आप ग्रेजुएट हो जाते हैं। तो ये एक रोड मैप है। अब आपने एक रोड मैप बना लिया कि नहीं, मुझे ग्रेजुएशन के बाद यानी 21 वर्ष की आयु के बाद मुझे खुद का अपना स्टार्टअप खोलना है, बिजनेस तैयार करना है, बिजनेस खड़ा करना है, या मुझे कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है। तो इसलिए अपना लक्ष्य स्पष्ट रखें। दुनिया में सभी सफल व्यक्ति, चाहे वो डॉक्टर अब्दुल कलाम हो, वॉरेन बफेट हो, बिल गेट्स हो, एलोन मस्क हो, सबने अपने जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट रखा है। चाहे कोई प्रसिद्ध खिलाड़ी हो, विराट कोहली हो, एमएस धोनी हो, या आप किसी भी और सफल व्यक्ति का उदाहरण ले सकते, तो सबने अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट रखा है। तो ही आप उस अकॉर्डिंग अपना काम कर पाएंगे। इसलिए पहला जो सबसे जरूरी काम है सफल बनने के लिए, वो है अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट रखना। अब आगे चलते हैं। अब दूसरा है कि लगातार सीखना। देखिए, एक अगर आप किसी ज्ञानी व्यक्ति से पूछेंगे तो वो अभी अपने आप को कभी भी मास्टर
या फिलोसफर नहीं कहता, वो खुद को कहता है मैं इस विषय का विद्यार्थी हूँ। मैंने कईयों को, महान महान वैज्ञानिकों को, महान महान इवन दार्शनिकों को ये कहते सुना है, लेखकों को, या उस किसी खास विषय के जो ज्ञाता हो सकते हैं उनके मुंह से ये बात सुनी है कि उन्होंने अपने आप को कभी उस विषय का ज्ञानी कहा ही नहीं। उन्होंने कहा कि मैं इस विषय का विद्यार्थी हूँ। कुछ बड़े संस्थान के प्रोफेसर से, एक आध प्रोफेसर से मैं मिला हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैं इस विषय का विद्यार्थी हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इस विषय का प्रोफेसर हूँ। तो इसलिए जैसे ही आप ये स्वीकारते हैं कि मैं इस विषय का विद्यार्थी हूँ, इस क्षेत्र का विद्यार्थी हूँ, तो आप में जो सीखने की जो क्षमता होती है, सीखने की जो ललक होती है, वो कभी खत्म नहीं होती, वो भूख कभी खत्म नहीं होती। इसलिए जीवन को बेहतर बनाने के लिए, जीवन में सफल होने के लिए आपको दूसरी जो सबसे जरूरी चीज करनी है वो है कि आपको लगातार सीखते रहना है। अब सीखते रहना है क्या? तो सारी चीजें, तो इसका जवाब है नहीं। आपको हर फील्ड में एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, जिसे कहते हैं कि एवरीथिंग अबाउट समथिंग, ठीक है, एंड समथिंग अबाउट एवरीथिंग, यानी कुछ चीजों के विषय में आपको सब कुछ जानना चाहिए। जैसे आप किसी विषय के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, मान लेते हैं आप बायोलॉजी के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, मान लेते हैं आप मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो उसके बारे में आपको बहुत ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। बाकी विषयों में, बाकी अलग अलग क्षेत्रों में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। और ये है, आप ये तभी हो पाएगा जब आप में लगातार सीखने की क्षमता होगी। याद रखिए दोस्तों, एक मनुष्य का सबसे बड़ा अगर शत्रु है तो वो है उसका अज्ञान। अज्ञान की वजह से आप जितने भी बुराइयां हो रही है संसार में, या एक व्यक्ति जितने भी गलत काम करता है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है उसका अज्ञान। इसलिए जीवन में लगातार सीखते रहना चाहिए। दुनिया के सभी सफल व्यक्तियों में ये आदत देखी गई। आप देखेंगे जितने भी सफल व्यक्ति हैं, सेलिब्रिटीज हैं, वो अपने पास वो बुक रखते हैं। और बुक रखते हैं इसलिए नहीं कि वो उन्हें दूसरों को दिखाना है, वो सच में बुक पढ़ते हैं। बिल गेट्स आज भी हर हफ्ते एक बुक जरूर खत्म कर देते हैं। पढ़ते नहीं है, बुक पढ़कर खत्म कर देते हैं। शाहरुख खान जैसे सेलिब्रिटी इतनी बिजी होने के बावजूद भी अपने साथ बुक रखते हैं और पढ़ते हैं। और भी अलग अलग क्षेत्र के जैसे विद्वान है, बड़े बड़े वकील हैं, डॉक्टर हैं, वो मरते दम तक पढ़ते रहते हैं। और ऐसा पढ़ाने, देखिए, पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप 24 घंटे पढ़ते हैं। इसे कहते हैं हॉबी रीडिंग। आपको सीखना है, उसके साथ साथ आप दूसरे स्किल्स भी सीखते रहिए। दूसरे स्किल्स जैसे अब आज का जमाना है एआई का, तो आप एआई के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। उससे काम आसान है, ठीक है। हर पक्ष के, हर पहलू के दो पक्ष होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, तो वो अलग विषय का चर्चा है। लेकिन आपको समय के साथ साथ सीखते रहना चाहिए। आज जो इंटरनेट, जो सोशल मीडिया, या जो एआई किसी व्यक्ति ने 70 की उम्र में देखा, 80 की उम्र में देखा, 10 वर्ष के बच्चे भी उसी चीज को देख रहे हैं। तो क्या है कि ये जो उम्र का जो अंतर है, एज गैप जिसे कहते हैं, या जनरेशन गैप, तो उसे भी फील करने के लिए आपको सीखते रहना चाहिए। और दुनिया के सभी सफल व्यक्तियों में ये बात देखी गई। अब चलते हैं आगे। तीसरा है अनुशासन। देखिए दोस्तों, मोटिवेशन कहते हैं आपको किसी काम को करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। लेकिन ये मोटिवेशन जब भी होता है ये बाहरी होता है। ये ठीक उस तिलक की तरह है जो आपके माथे पर बाहर से लगाया गया है। आप थोड़ी देर के लिए, आपके माथे पर अगर कोई तिलक लगा दे तो आप थोड़ी देर के लिए खुश हो सकते हैं, या सम्मान की भावना आप में आ सकती है कि हाँ, मुझे सामने वाले ने सम्मान दिया, तिलक लगा। लेकिन वो सम्मान कब तक? लेकिन अनुशासन, अनुशासन सेल्फ रिस्पेक्ट की तरह है, आत्मसम्मान की तरह। आप खुद से अपनी इज्जत करते हैं। तो अनुशासन क्या है कि वो आपको खुद से डेवलप करना है। अनुशासन कैसे? तो आपको समय की कीमत समझनी है। हम आगे चर्चा करेंगे समय को कैसे यूटिलाइज करना है, टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक। तो अनुशासन, इसलिए मोटिवेशन से ज्यादा अनुशासन यानी डिसिप्लिन पे फोकस करिए। डिसिप्लिन कैसे? तो अगर आप 3 काम, समय से खाना, समय से सोना और समय से जगना, ये 3 काम सही से कर देते हैं समय पर, आप मान के चलिए कि आप एक अनुशासित यानी डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं। लेकिन आज के मॉडर्न एज में, खास करके मोबाइल और इंटरनेट की वजह से, लगभग हर व्यक्ति का अनुशासन भंग हो चुका है, डिसिप्लिन खत्म हो चुका है। एवरेज यूथ की अगर मैं बात करूं तो सभी 1 बजे के बाद ही सबको नींद आती है या सोते हैं।
रात को 1 बजे के बाद, और उठना सुबह 8 बजे के बाद ही होगा। तो सबसे पहले तो हर सफल व्यक्ति में एक चीज जो देखी गई है वो है अनुशासन, वो डिसिप्लिन्ड होते हैं। आपने फेमस एक्टर अक्षय कुमार का नाम सुना होगा, वो अपने लाइफ में डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं। अमिताभ बच्चन अपने लाइफ में डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और अलग अलग फील्ड के जितने भी महारथी हैं, सभी अपने डिसिप्लिन की वजह से फेमस हुए हैं। क्योंकि जब आप डिसिप्लिन बनेंगे तो आप अपने काम पर फोकस कर सकते हैं, आपको ज़्यादा समय मिलेगा। मान लेते हैं आप सुबह 6 बजे उठे, सुबह 6 बजे उठे तो सुबह 6 बजे से 12 बजे तक 6 घंटे का समय आपको मिला। फिर दोपहर आप एक 2 घंटे का रेस्ट करके फिर दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक 7 बजे तक काम कर सकते। तो आपको 2 स्लॉट 12 घंटे का, यानी 6 घंटे का 2 स्लॉट मिले, 12 घंटे का काम, या आप जिस पे भी ये 12 घंटा देना चाहें। बाकी बचे घंटे में आप अपना मनोरंजन, स्वास्थ्य और बाकी चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं। तो इसलिए जीवन में डिसिप्लिन डेवलप करिए, अनुशासन को महत्व दीजिए। ये हर सफल व्यक्ति की पहचान। और आपको भी अगर सफल बनना है, चाहे आप विद्यार्थी हों, कोई ऑफिसर हों, या और कोई किसी क्षेत्र में जाना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, तो आपके जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है। अब आगे चलते हैं। तीसरा है, अब अगला है समय की कीमत, यानी समय की कीमत को समझना। तो जैसे कि अभी मैंने कुछ मिनट पहले कहा कि जैसे ही आप अनुशासित बनते हैं तो इससे आपके समय की बचत होने लगती है। मान लेते हैं कि आज चाहे आप पढ़ रहे हो, काम कर रहे हो, तो हर थोड़े देर में आप सोशल मीडिया, यानी एक रिसर्च के अनुसार, अभी हाल ही में किए गए एक रिसर्च के अनुसार ये पता चला कि ऑन एन एवरेज हर व्यक्ति खास करके ये 16 से मैं 40 के बीच की बात कर रहा हूँ, 16 से 40 के बीच की, ठीक है। उससे ज़्यादा उम्र के भी लोग चला रहे हैं, लेकिन ये औसतन है 16 से 40 के भी। ये एवरेज 10 से 15 मिनट में एक बार अपना फ़ोन जरूर चेक करें, ये मिनिमम है। कुछ लोगों में ये समय का अंतराल थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, 20-30 मिनट में हो सकता है, लेकिन एवरेज यही है। 15 से 20 मिनट में हर एक व्यक्ति अपना फ़ोन एक बार चेक जरूर करता है। नोटिफिकेशन चेक करता है, कोई कॉल आया है, कोई मैसेज आया है, ना आया हो तो भी चेक करता है। तो ये क्या है? ये डिस्ट्रक्शन है। अगर आपको समय की कीमत सही में समझना है तो आपको इन डिस्ट्रक्शन से बचना होगा। और डिस्ट्रक्शन से कैसे बचेंगे आप समय की कीमत को कैसे समझेंगे? तो इसके लिए आपको फोकस करना होगा अपने काम पर। और जैसे ही आप अपने काम पर फोकस करेंगे तो इससे आपके समय की बचत होने लगेगी। मान लेते हैं आप सोचें कि आपने 1 घंटे पढ़ाई की, अब 1 घंटे पढ़ाई की तो उसमें से 4 बार आपने फ़ोन चेक किया, एवरेज 15 मिनट में 4, एक बार, तो 1 घंटे में 4 बार। अब 4 बार जब आपने चेक किया तो उससे आपका ध्यान भंग हुआ। अब 4 मान लेते हैं कि आपने 2-2 मिनट का ही फ़ोन पर टाइम दिया, तो 4 बार यानी 8 मिनट, 8 से 10 मिनट आपके चले गए। तो प्रोडक्टिविटी कितनी हो गई? 1 घंटे में 50 मिनट। अब हर बार जब आप फ़ोन चेक करते हैं तो क्या होता है कि उससे आपका ध्यान भंग हुआ, फिर से आपको रिस्टार्ट करने में फिर से ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी गिर गई। तो आपको समय की कीमत समझ लें। और समय की ये बात आप सबने सुनी होगी, बचपन से हम सब ये सुनते आते हैं कि व्यक्ति खोया पैसा फिर से कमा सकता है, खोई इज्जत भी फिर से कमा सकता है, लेकिन खोया समय किसी व्यक्ति को आज तक दोबारा ना मिला है, ना मिलेगा। इसलिए समय की कीमत को पहचानें। अगर आपने फिक्स रखा है कि मुझे इस समय पर ये काम करना है तो उसी समय पर उस काम को करें। रिजिड बनना सीखिए टाइम को लेकर, कि मुझे अगर 8 बजे पढ़ने बैठना है, सुबह 8 बजे पढ़ने बैठना है तो मुझे पढ़ने बैठना है। मुझे 9 बजे ऑफिस पहुंचना है या 10 बजे ऑफिस पहुंचना है तो पहुंचना है। मुझे एक हफ्ते में ये किताब खत्म करनी है तो करनी है। आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो अगर आपने उसके लिए एक टाइम लिमिट तय नहीं किया है तो वो प्रोजेक्ट हो सकता है साल के बदले महीनों के बदले साल, और साल के बदले कई साल लग जाए। लेकिन अगर आपने समय की कीमत को समझा है तो आप एक फिक्स टाइम, एक समय का निर्धारण करेंगे कि मुझे इस प्रोजेक्ट को इतने दिनों में कंप्लीट कर लेना है या इस महीने तक कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से हर सफल व्यक्ति में ये आदत भी देखी गई है कि वो समय की कीमत को समझते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने बड़े लोग होते हैं उनसे आप ऐसे रैंडमली मुंह उठाकर नहीं जा सकते मिलने के लिए, उनसे आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। इवन आप सोच लीजिए कि एक डॉक्टर से मिलने के लिए भी आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, कंसल्टेंसी फी देने के बावजूद भी। ऐसा नहीं कि आप गए और आपको डॉक्टर ने तुरंत
आपका इलाज कर लिया, आपको चेकअप कर लिया, आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता। तो ये क्या है, ये है उनके समय की कीमत। तो ठीक वैसे ही हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में अपने समय की कीमत को पहचानना चाहिए, समझना चाहिए। अब आगे चलते हैं। अगला है असफलता से सीखना। तो असफलता से सीखना कैसे है? तो असफलता से सीखने का मतलब है कि जैसे हमने देखा है कि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति ही ना हो जिसने असफलता का मुंह ही ना देखा। आपने थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में सुना ही होगा, बल्ब का आविष्कार किया था। इसके अलावा उन्होंने लगभग 1,500 अलग अलग वस्तुओं का आविष्कार किया है, ठीक है। लेकिन जब वो बल्ब का आविष्कार कर रहे, तो वो ऐसा कहा जाता है कि 999 बार वो बल्ब के फिलामेंट को लगाने में असफल हुए थे। अलग अलग धातुओं के फिलामेंट लगाते थे, वो कुछ ही सेकंड में जलकर राख हो जाता था या वैसी रोशनी नहीं दे पाता। तो उन्होंने कहा कि मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 1000वीं बार ये सीखा कि किसमें सफलता मिल सकती है। तो इस तरह से आपको असफलता से सीखना चाहिए। याद रखें, असफलता आपको कभी भी कमजोर बनाने के लिए नहीं आती है, एक नया सबक, एक नई सीख देने के लिए आती है। इसलिए आपको अपने जीवन में असफलता से सीखना चाहिए। मान लेते हैं आप किसी एग्जाम में फेल हो गए, आपने बहुत मेहनत की, आपने पढ़ाई भी अच्छी की थी, लेकिन किसी वजह से आप फेल हो गए। तो आपको क्या करना चाहिए? इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, यानी आपने निरीक्षण करना चाहिए। आपको देखना चाहिए, थोड़ी देर रुक कर ठहरना चाहिए, सोचना चाहिए कि मैं किन विषयों में और किन वजह से फेल हुआ या हुई। तो इसे कहते हैं असफलता से सीखना। आप किसी रेस में हिस्सा ले रहे थे, आप हार गए, आप अव्वल नंबर नहीं आ पाए, दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे रहे, तो वहां भी ये असफलता नहीं थी, ये आपका था कि आपने उस एफर्ट को उस हिसाब से नहीं लगा पाए जो आपको लगाना चाहिए था। दूसरा आपसे बेहतर था, वो अव्वल आ गया। तो इसलिए अगली बार, और ऐसे अगर आपको सच में असफलता की कहानी पढ़नी हो तो आप स्पोर्ट्स पर्सन को देखिए, आपको सैकड़ों उदाहरण मिले। बड़े बड़े जितने भी आप महान लोगों को देखते हैं, डॉक्टर कलाम को ही ले लीजिए, वो भी अपने जीवन में असफल हुए। एयरफोर्स पायलट बनना चाहते थे, उनके ग्रुप में सबका सिलेक्शन हो गया सिवाय उनको छोड़कर। तो उन्होंने क्या किया? घर पर बैठ गए? नहीं, उन्होंने अपने असफलता से सीखा और भारत के पहले राष्ट्रपति बने जो इन्होंने राष्ट्रपति बनकर फाइटर प्लेन उड़ाया। तो आपको भी अपने असफलता से सीखना चाहिए, और दुनिया के सभी सफल व्यक्तियों में ये गुण देखा गया। अब आगे है, अब देखिए, ऐसा कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ। तो जब आप अपने काम में मशरूफ हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करते हैं, अपने हेल्थ को इग्नोर करते हैं। तो जितने भी सफल व्यक्ति होते हैं वो ये चाहते हैं कि वो फिजिकली फिट रहे, ठीक, एक हेल्दी माइंड और एक हेल्दी बॉडी, ये आपके मेंटेन करना चाहिए। और आपको मेंटेन करने के लिए क्या है कि आपको स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी होगी, यानी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी होगी। कैसे? तो हेल्थ को प्रायोरिटी देने के लिए कुछ जरूरी काम है, जैसे आप समय पर खाना खाएं, समय पर सोएं, और सोएं तो कैसे? मिनिमम 6 से 8 घंटे की नींद आपको, हर एक व्यक्ति को स्वस्थ नींद चाहिए, ठीक है, हेल्दी स्लीप जिसे कहते हैं। उसके बाद समय से उठना, आप हल्के फुल्के एक्सरसाइज कर सकते हैं, हेल्दी डाइट ले सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक पर जा सकते हैं। छोटे मोटे ऐसे काम जिससे आप के शरीर से, यानी शारीरिक श्रम हो, वैसे छोटे मोटे काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपने स्वास्थ्य को भी प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता देनी चाहिए। ये भी हर सफल व्यक्ति में ज़्यादातर देखी गई है। सेलिब्रिटीज, खास करके सेलिब्रिटीज और जितने भी सफल व्यक्ति हैं, खास करके आज के ज़माने में, वो इसके प्रति सजग है। अब आगे चलते हैं। अब है अगला, जो सफल व्यक्तियों में जो सबसे ज़्यादा देखी गई है वो है डीप वर्क। डीप वर्क यानी अपने काम के प्रति एकाग्रता, जिसे कहते हैं ना कंसंट्रेशन। तो अगर आप देखिए, इसके लिए आपको सबसे अच्छा उदाहरण मिल जाएगा जापानीज का। जापानी लोग वो क्या करते हैं, उनका कहना है कि एक समय पर एक ही काम करना चाहिए। एक समय पर एक ही काम यानी कैसे? अगर आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना ही खाइए, अगर आप मूवी देख रहे हैं तो मूवी ही देखिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करिए, अगर आप किसी
काम को कर रहे हैं तो उसी काम को करिए। तो इसे कहते हैं डीप वर्क। इसे क्या होगा कि आपको अपने काम में डूबने की जो लत है वो लग जाएगी। और ये लत बुरी लत नहीं है, ये अच्छी आदत है, ये अच्छी लत। इसलिए डीप वर्क करना सीखिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो कोशिश करिए कि आपके आसपास कोई शोर शराबा ना हो। सबसे पहले तो अभी का जो सबसे बड़ा मॉडर्न एज में, आधुनिक युग में सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस वो क्या है, वो है हमारा मोबाइल। इसलिए खास करके जब आप डीप वर्क कर रहे हो तो अपने मोबाइल को जहां तक हो सके या तो साइलेंट कर दीजिए, और अगर आपको बहुत डिस्टर्बेंस लग रहा है तो उस वर्किंग पीरियड के दौरान आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर सकते हैं। और कोशिश करिए कि सोशल मीडिया के जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो ऑफ रखें। उसे क्या होगा कि हर घड़ी जो नोटिफिकेशंस आते हैं वो नोटिफिकेशंस आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये 24 घंटे के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इक्के दुक्के ऐप को छोड़कर, जो बहुत जरूरी है उनको छोड़कर, बाकी सारे सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन आप बंद करें। आप यकीन मानिए, आपको जो मानसिक शांति होती है, मेंटल पीस, वो कुछ दिनों में आप महसूस करने लगेंगे। आप चाहें तो उसे आज से ही करके देख सकते हैं। और इससे साथ ही साथ आपको क्या होगा कि डीप वर्क करने में भी मदद मिलेगी। आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, या और किसी क्षेत्र में काम करते हो। तो इसलिए सफल व्यक्तियों में ये आदत देखी गई कि उनमें डीप वर्क करने की क्षमता होती है। कई बार आपने देखा होगा फिल्मों में या और कई ऐसे भी, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा सजग हो, बहुत ज़्यादा सीरियस हो, और उसके काम करने के दौरान अगर उसे उसके सगे भी उसे डिस्टर्ब करते हैं तो वो व्यक्ति गुस्सा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ये क्या है, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति में डीप वर्क करने की क्षमता है, वो अपने काम के प्रति सजग है। अब आगे चलते हैं। अगला है, ये भी हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा जो कहे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है रिलेशंस। यानी जो हम रिश्तों की अहमियत होती है, रिश्तों को महत्व देना होता है, वो काफ़ी जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए आप एक सफल व्यक्ति हैं, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, सब कुछ है, सारे ऐशो आराम, लेकिन उसे बांटने के लिए, उसे शेयर करने के लिए आपके पास लोग ही नहीं। तो ये सारी चीजें, ये सारा पैसा किसका? तो इसलिए रिश्तों को महत्व देना सीखिए। रिश्तों को महत्व कैसे? तो सिर्फ निजी रिश्तों को नहीं, बल्कि सामाजिक रिश्तों को भी, दोस्त यार या आस पड़ोस, तो इन सब सारे रिश्तों को भी महत्व देना सीखिए। और खास करके इस मॉडर्न एज में लोग जैसे कि बिल्कुल से संकुचित से हो गए और रिश्तों की अहमियत भूलते जा रहे हैं। खास करके जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होती जा रही है, न्यूक्लियर फैमिली का जो कंसेप्ट आया, तो इसकी वजह से भी रिश्तों की अहमियत या जो डोर है वो काफी पतली हो चुकी है। अब यूं कहे कि कुछ हद तक टूट चुके हैं। तो इसलिए आपको सफल होने के साथ साथ आपको रिश्तों को भी महत्व देना चाहिए। अब रिश्तों को महत्व देने का मतलब ये नहीं होता है कि आप 24 घंटा किसी से फोन पर बात करते रहें, हर दिन उस व्यक्ति से वीडियो कॉल करें, या हर दिन किसी व्यक्ति से मिलने जाएं। ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन एक जुड़ाव होना चाहिए। जब भी आप किसी व्यक्ति से, इवन अगर आप किसी व्यक्ति से महीनों बाद भी मिले या सालों बाद भी मिले, तो ऐसा लगना चाहिए जैसे आप दोनों कल ही मिले थे। उसके बाद बचा घर का माहौल, घर के रिश्ते, अपने निजी रिश्ते, पर्सनल रिलेशन, तो वो उनको सब टाइम देना चाहिए। जब आपका वर्किंग टाइम, प्रोफेशनल टाइम बचे से समय बच जाए तो इन पर भी लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में रिश्तों का बहुत बड़ा रोल है। कोई भी व्यक्ति अगर सफलता तक पहुंच रहा है तो उसमें उसके आसपास यानी उसके निजी रिश्तों का बहुत बड़ा हाथ होता है। हमारे माता पिता, भाई बहन, परिवार का सहयोग बहुत जरूरी होता है। अब आगे चलते हैं। अब अगला है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण। देखिए, तो आपने देखा होगा कि जितने भी सफल व्यक्ति होते हैं, तो सफल व्यक्ति होते हैं तो उनमें ये बात देखी गई है कि उन्हें अपने इमोशंस पर, भावनाओं पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। इसलिए आपने ये टर्म सुना होगा, साइकोलॉजी में यूज होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? तो इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस सामान्य भाषा में अगर कहें तो आपको अपने भावनाओं पर नियंत्रण करना, इमोशन पर कंट्रोल करना सिखाता है। जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने, आपकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन आपको बिना वजह के कुछ कह दिया। अब आप क्या हुआ कि उस बात को दिल से लगाकर बैठ गए और कई दिनों तक उस बात को सोचते रहे, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने ऐसा नहीं किया था, मैंने उसे कुछ नहीं कहा था, फिर भी उसने मुझे ऐसा क्यों कहा। और आप क्या हुआ, आपने अपना दिन समय बर्बाद कर दिया। लेकिन अगर आपको अपने
इमोशंस पर कंट्रोल है, तो आप सोचेंगे कि उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा क्यों कहा, मेरी कोई गलती नहीं थी, नहीं कोई गलती थी, तो या तो आप उस व्यक्ति से बात करेंगे। और अगर कोई अनजान व्यक्ति था जो एक दो लफ्ज या एक वाक्य कहकर आपको चला गया, एक बात कहकर चला गया, तो आप उसे लेट गो कर देंगे। लेट गो यानी उसे जाने देंगे, जाओ, फॉरगिव एंड फॉरगेट। ठीक है, तो इसे कहते हैं इमोशन पर कंट्रोल। और इमोशन पर कंट्रोल कैसे रखा जा सकता है? तो ये आपको इमोशन पर कंट्रोल हर जगह रखना है, चाहे वो आपका घर हो या आपका ऑफिस हो या और बाहर हो, कहीं भी। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति आता है और आप पर अचानक से चिल्लाना शुरू कर देता है। हो सकता है वो व्यक्ति अनजान भी हो या हो सकता है वो व्यक्ति आपका परिचित भी हो। तो चिल्लाने का मतलब, इसका मतलब क्या होगा कि आप भी वापस में चिल्लाना शुरू कर देंगे? तो इसका जवाब है नहीं। देखिए, रिएक्ट करना और रिस्पॉन्ड करना दोनों में फर्क है। अगर आप इंस्टेंटली चिल्लाना उसी के साथ शुरू कर देते हैं, उसे बहस करना शुरू कर देते, तो इसे कहते हैं रिएक्ट करना। लेकिन आप कुछ सेकंड के लिए ठहर जाते हैं और उसके बाद फिर आप उसे कुछ कहते हैं, तो इसे कहते हैं रिस्पॉन्ड करना। या आप उस व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए टाल सकते हैं। जैसे अगर व्यक्ति आपका परिचित है या आपके घर का सदस्य है, तो आप उसे कह सकते हैं कि भाई अभी मैं इस बात को लेकर बाद में चर्चा करूंगा, कुछ देर बाद चर्चा करूंगा, कल चर्चा करूंगा या करूंगी। तो इससे क्या होगा कि उस व्यक्ति का जो गुस्सा था या उस व्यक्ति का जो रिएक्शन था, उस पल के लिए ठंडा पड़ जाएगा। और हो सकता है उस व्यक्ति को बाद में रियलाइज हो कि हाँ, मुझे उस समय वैसा नहीं बोलना चाहिए था। तो इस तरह से इसे कहते हैं इमोशनल कंट्रोल, अपने भावनाओं पर नियंत्रण। और ये आपको धीरे धीरे सीखना होगा। और दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हैं, उनमें ये आदत देखी गई। आप देखेंगे जब कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा होगा, कोई सेलिब्रिटी सामने होगा, तो मीडिया वाले कई बार चुभने वाले सवाल करते थे, नेगेटिव सवाल करते थे। ये सामने वाले को, सेलिब्रिटी को फंसाने की कोशिश करते थे, सवालों में उलझाने की कोशिश करते थे। लेकिन जो सेलिब्रिटी जिनके अंदर इमोशनल कंट्रोल होता है, खास करके जितने भी सेलिब्रिटी होते हैं ना, जितने भी महान लोग होते हैं, तो वह कहीं ना कहीं उनमें एक चीज़ धीरे धीरे समय के साथ वो डेवलप कर लेते हैं, उसका नाम है एंगर मैनेजमेंट। वो अपने गुस्से पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं। और ये बात, अगर आपको जीवन में सफल होना है तो आपको ये बात सीखनी होगी कि अपने गुस्से पर नियंत्रण करना सीखना होगा, एंगर मैनेजमेंट सीखना होगा। तो सेलिब्रिटीज को आपने देखा होगा कि कई बार मीडिया वाले रिपोर्टर उनसे तीखा सवाल करते हैं और वो मुस्कुराकर सवाल को डाइवर्ट कर देते हैं या मुस्कुराकर हाँ या ना में बोलकर चुप हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं इमोशनल कंट्रोल। ये हम सभी जानते हैं कि वो जो सामने सेलिब्रिटी खड़ा है और वो जो सामने रिपोर्टर खड़ा है, उन दोनों की कोई तुलना ही नहीं हो सकती। मैं किसी को बहुत ज्यादा भाव नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति की एक क्षमता होती है। तो इसलिए आपको बड़ा ऑफिसर बनना है, बड़ा कोई सफल व्यक्ति बनना है, कोई देश का कोई बड़ा पद संभालना है, तो आपको अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। अब आगे चलता है। अगला है छोटी छोटी आदतों में कंसिस्टेंसी। अब छोटी छोटी आदतों में कंसिस्टेंसी कैसे? तो जैसे जब हमने कहा कि डीप वर्क की चर्चा की, तो उस समय मैंने आपको जापानियों का उदाहरण दिया। जापानियों का उदाहरण दिया कैसे? तो वो एक समय में एक ही काम करता है। तो देखिए, जैसे जैसे आप एक समय में एक ही काम करेंगे तो आपका फोकस बढ़ता है, साथ ही साथ आपको क्या करना है कि उन्हीं छोटी छोटी बातों में, उन्हीं छोटी छोटी आदतों को आपको कंटिन्यू रखना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। कंसिस्टेंसी क्या है? तो कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि आप एक धीमी चाल में, वो जो कछुए और खरगोश की जो रेस हुई थी ना, तो कछुए ने जो अपनी चाल को मेंटेन किया था उसे कहते हैं कंसिस्टेंसी, और खरगोश कुछ ही दूर तेजी से दौड़ा और उसे नींद आ गई थी। तो आपको खरगोश नहीं बनना है, आपको कछुआ बनना है। आपको छोटी छोटी आदतों में कंसिस्टेंट रहना है, निरंतरता बनाए रखनी है। यानी वो कहते हैं ना, धीमी आंच पे जो खाना बनता है वो ज्यादा स्वादिष्ट होता है। तो वैसे ही आपको उसी धीमी आंच में, उस धीमी लौ में अपने सभी कामों को करना है। और इससे क्या होगा? कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, निरंतरता बनी रहेगी। जैसे अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, मान लेते हैं 15 मिनट 10 मिनट योगा करते हैं या आधा घंटे एक्सरसाइज करते हैं, तो ये आपको हर दिन करना चाहिए। अगर आप हॉबी रीडिंग करते हैं, हॉबी रीडिंग यानी शौकिया पढ़ाई करते हैं, जैसे आपको फिक्शन पसंद है, नॉन फिक्शन पसंद है, या और किसी व्यक्ति की जीवनी पसंद है, या अलग अलग विषयों पर किताबें पसंद है, तो आप रोज आधा घंटा सोने से पहले पढ़ सकते हैं, या जब आपको फ्री टाइम यानी खाली समय मिले उस समय पढ़ सकते हैं। तो इससे क्या होगा? कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है।
अगर आपके कोई और भी शौक है, जैसे ड्राइंग, स्केचिंग, ठीक है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, तो ये सारी चीज़ें आपको, ये छोटी छोटी आदतें हैं जिनमें आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए। और ये जितने भी महान व्यक्ति हैं उनमें ये बात देखी गई, वो छोटी छोटी आदतों में भी कंसिस्टेंट रहते हैं। तो जब आप छोटी छोटी बातों में कंसिस्टेंट रहेंगे, निरंतरता बनाए रखेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपके जो मुख्य काम है उनमें भी निरंतरता बनी रहेगी, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। तो इसलिए अपने छोटे छोटे जो छोटी छोटी आदतें हैं उन्हें मेंटेन रखिए, कंसिस्टेंट रखिए। अब आगे चलते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने सफल व्यक्तियों की जो 10 आदतें हैं उन पर चर्चा की। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने विचार, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहिए, किसी अन्य विषय पर जानकारी चाहिए, वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लॉ, पॉलिटिक्स, कुछ भी हो सकता है, तो फिलॉसफी, साइकोलॉजी, तो आप उस विषय को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं उस विषय पर वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।